हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल @nehu25। सो फाइनली गाइज़, आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम जा रहे हैं करोल बाग। हमारी मेट्रो आ चुकी है। करोल बाग में हमारा सेशन है, हमारे कॉलेज की तरफ से ऑर्गेनाइज़ करवाया गया था, तो हम जल्दी जल्दी पहुंच गए थे बिकॉज़ सेशन स्टार्ट होने का टाइम 10:30 था और हम आ चुके हैं करोल बाग मेट्रो स्टेशन। और अब हमें जाना है, क्या कहते हैं, कल्याण ज्वेलर्स करके है, वहाँ पे वो सेमिनार ऑर्गेनाइज़ होने वाला है जिसमें IAS IPS ऑफिसर जो आए, जिन्होंने इस साल UPSC क्रैक किया था, जिनका 5th या 6th अटैम्प्ट में क्लियर हुआ था, वो लोग आए हैं। उनका सेशन होने वाला है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेशन होने वाला है। सो मैं और मेरे फ्रेंड जा रहे थे संडे के दिन और करोल बाग में ये ऑर्गेनाइज़ कराया था। फाइनली हम आ चुके हैं यहाँ पे। अब हम लिफ्ट से ऊपर एंटर करेंगे और देखते हैं आज का सेशन कैसा होने वाला है। वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है आज का। प्लीज़ आप इस ब्लॉग को पूरा देखें। आई होप आपको काफ़ी अच्छा लगे। आप एक एस्पिरेंट है तो आपको ये ज़रूर देखना चाहिए और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। और एक ट्विस्ट इसमें और भी आएगा कि अभी तो सेशन है, बट ये सेशन अवध ओझा सर के लिए लॉन्च करवाया गया है ना। अवध ओझा सर ने लॉन्च किया है हम लोगों के लिए, ठीक है। इस बार मेहनत के साथ साथ लक की काम किया तो ये मेरी अभी आप लोग कर लो क्वेश्चन आंसर सेशन, तो भी सबको पता ही है, बेसिक तो पता है, प्री मेंस और इंटरव्यू। जो पूछना है रणनीति मेरा, मुझे लगता है हमारा 5th और 6th अटेम्प्ट है, तो हमें इतना एक्सपीरियंस है, ये बता सकते हैं क्या नहीं करना है यहाँ तो क्या नहीं करना है कि डरना नहीं है पहले तो। और बॉक्स दूसरों की स्ट्रैटेजीज मत अपनाना, हमारी भी नहीं, अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाना। मतलब हमारे थोड़े थोड़े न्यूएंसेस ले लेना और फिर अपनी स्ट्रैटेजी देखना कि आपके लिए क्या सही रहेगा आगे या क्या नहीं रहेगा। और बाकी एक बार सिलेबस देख लेना और सिलेबस पूरा कवर करना है और मल्टीपल रिविजन्स करने हैं। और जो भी कंटेंट फॉलो करो उसी पे ही स्टिक रहना, चाहे कैसा भी कंटेंट हो। बार बार ये नहीं कि कुछ चेंज कर रहे हैं, तो यही मतलब सोर्सेज को लिमिट रखना है और उसका मल्टीपल रिविजन और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो है वो की है उसको प्लीज देखो, उसको एनालाइज करो। प्री में भी, मेंस में भी और इंटरव्यू के टाइम भी ट्रांसक्रिप्शन है, वो देख के आपको पता चल जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना। और इसके अलावा आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं और कोई भी कोचिंग ऐसे भी टेलीग्राम से उठा के या फिर रीडिंग कैसे करें। और आप लोग ने इतना अटेम्प्ट किया है तो पर्टिकुलरली आपने वो करेज कहाँ से रखा बाउंस बैक करने का, आप इस बारे में बताएं। धन्यवाद। NCERT एकेडमिक के लिए भी है और UPSC के लिए भी है। तो UPSC के लिए जब भी आप पढ़ें तो उससे ये समझें कि उसमें क्रक्स क्या कर रहा है, क्योंकि वो हमें मेंस में भी लिखना है और वही हमें प्रीलिम्स में भी काम आएगा। तो उस पर्सपेक्टिव से हमें पढ़ना है NCERT। और बाकी NCERTs को मैंने जब किया था तो एक बार 6 से पढ़ लिया था, थोड़ा बेस बनाने के लिए, मतलब नहीं पता होता या फिर थोड़ा फ्रेशनेस रिफ्रेश करने के लिए चीज़ों को। और मैंने 11th और 12th को बहुत अच्छे से किया था, उसके नोट्स बनाए थे। तो ये क्या होगा ना, प्रीवियस ईयर्स को जब एनालाइज करोगे तो समझ में आएगा कि किस तरीके से वहाँ के नोट्स बनेंगे। तो NCERTs बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा पार्ट है कि 5th मतलब इतने अटेम्प्ट्स तक कैसे पहुंचे, तो फिर वो है कि थोड़ा मोटिवेशन रहता है। मतलब नो डाउट रिजल्ट के बाद बहुत बुरा लगता है जब नहीं होता, बट होता है कि अब इतना टाइम दे दिया है तो क्यों नहीं एक और अटेम्प्ट दे दिया जाए। तो वो एक नेवर गिविंग अप एटीट्यूड होता है, वो है उसके। आप जैसे 5th अटेम्प्ट दिया, फिर आपने 6th दिया, तो आपकी जर्नी 1st से 5th तक के अटेम्प्ट में थोड़ा ब्रीफ में डिफाइन करेगा सर आप, तो कैसे आप फेलियर से ओवरकम कर जाते हैं, कैसे पास होता है? जब मैंने स्टार्ट किया था 2017 था, 2017 का एंड की प्रिपरेशन स्टार्ट थी, तो नो डाउट जो भी आता है जर्नी में होता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल देंगे, ये होगा वो होगा। फिर उसके बाद में जब फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा, तो मैंने ये देखा है कि जब तक आपको पूरी तरीके से आपने प्रिपेयर ना कर लिया, आप अटेम्प्ट के लिए मत आओ, अपने अटेम्प्ट वेस्ट मत करो यहाँ पे। तो मैंने बहुत जल्दबाजी में फर्स्ट दिया था, फिर उसके कारण इतना डीमोटिवेशन मुझे हुआ था। सेकेंड और थर्ड, ऐसे सेकेंड में तो बहुत डीमोटिवेटेड थी, तो उस लेवल पे पढ़ाई नहीं हुई। थर्ड से स्टार्ट किया फिर प्री नहीं हुआ। फिर फोर्थ में जाके मेरा प्री हुआ था 2021 में। तो मैंने जब प्री दिया तो उस टाइम पे क्योंकि 3 अटेम्प्ट में प्री नहीं हो रहा था, तो मेरा फोकस प्री पे शिफ्ट हो गया, मेंस पे बिल्कुल नहीं रहा। तो 4th अटेम्प्ट में जब मेंस दिया तो उसमें मार्क्स नहीं आए, तो फिर मैंने ब्रेक ले लिया था 1 साल का। मैंने ऑप्शनल चेंज किया था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से एंथ्रोपोलॉजी। उसके बाद जाके मैंने ये वाला अटेम्प्ट दिया था और इसमें रिजल्ट आ गया।
ना कहीं सेम स्टोरी मेरी भी है। 2018 में पास आउट किया और फर्स्ट अटैम्प्ट मैंने कॉलेज के साथ ही दे दिया था। उस टाइम पे मेरी इतनी प्रिपरेशन भी नहीं थी, तो प्रीलिम्स नहीं हुआ। ऑल्दो इट वाज ऑन मार्जिन ओनली, लेकिन फाइनली नहीं हुआ था। फिर 2019 में जीएस हो गया, लेकिन सीसेट अटक गया। डिस्पाइट बीइंग एन इंजीनियर, तो वो गलती आप ना करना कि सीसेट को अपन बिल्कुल ही इग्नोर कर रहे हैं। थर्ड अटैम्प्ट में मेरा इंटरव्यू तक मैं पहुंच गया था, लेकिन फाइनल में नहीं हुआ था, क्योंकि कहीं ना कहीं एंथ्रोपोलॉजी में मेरा इतनी ज़्यादा स्कोर नहीं था। तो सिमिलरली आई वर्कड ऑन एंथ्रोपोलॉजी, लेकिन फोर्थ अटैम्प्ट में भी स्कोर इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा। तो कई बार ऐसा होता है कि हम मेहनत कर रहे हैं लेकिन मार्क्स नहीं बढ़ते, रिजल्ट नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं लक फैक्टर भी काम करता है। सिमिलरली फिफ्थ में भी इतना ज़्यादा मेंस में स्कोर नहीं आया, लेकिन इंटरव्यू मैंने हर बार दिए हैं। तो सिक्स्थ में इस बार हो गया और एंथ्रोपोलॉजी मार्क्स भी आ गए जो अब तक नहीं आते थे। और तो यही स्टोरी है। करेक्ट यही है कि मेहनत करते रहना है, और जिस दिन लक हमारा साथ देगा उस दिन हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। एक सवाल था सर, जैसे आपने बताया कि मेरा 5th या 6th अटेम्प्ट था, ठीक है, आपको उस तरह से अपॉर्चुनिटी मिली या फिर आपको उस तरह से घर से सपोर्ट मिला, ठीक है, बट यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इतना वेल ऑफ नहीं है। अब अगर दिल्ली में देखें तो उनके इतना ज़्यादा नहीं करते हैं, वो चीज़ हम मैनेज नहीं कर पाते हैं। हमारे पास अटेम्प्ट है नहीं, अब हमें ग्रेजुएशन करना है, 3 साल यहाँ करना है, 4-5 साल वो अटेम्प्ट देंगे, 4-5 अटेम्प्ट देंगे, तो वहाँ उतना सपोर्ट मिल नहीं पाता करते। तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए, क्या करना चाहिए? छोड़ना तो है नहीं, तो क्या कर सकते हैं? फर्स्ट अटैम्प्ट या सेकंड अटैम्प्ट तक हम डेडिकेटेडली इसी को प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं हम फाइनेंशियली सपोर्ट के लिए कहीं ना कहीं कुछ ज्वाइन कर सकते हैं, प्लान भी, वो आप देख लेना। बाकी उसके साथ जॉब के साथ भी आप कर सकते हैं प्रिपरेशन। बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने जॉब के साथ निकाला इस बार भी, और तो 10 में भी 1-2 हैं। ये हमें लगता है क्योंकि हम कॉमर्स वाले, आर्ट्स वालों को होता है कि नो स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम, और आगे जाके तो तब लगता था यार क्या साइंस ले लिया होता तो ठीक था, ये है। बट अब तो हर फील्ड में जॉब्स हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, साइड में एक सोर्स ऑफ इनकम रहेगा ना, मेंटली स्टेबल रहोगे। 1-2-3 अटेम्प्ट के बाद ये चीज़ जरूर देख लेनी चाहिए, बिकॉज जो है सक्सेस रेशियो बहुत ही कम है। तो जितना होता है उससे बहुत ज़्यादा गुना नहीं हो रहा है लोगों का सिलेक्शन। तो हमें देख के ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि नहीं हो गया तो हो गया। ये लक फैक्टर नो डाउट काम करता है, हमारे फेवर में आ गया तो हो गया। तो एक साइड में सोर्स ऑफ इनकम होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। और काफ़ी क्रैश होता है, तो मैंने इसलिए कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी नहीं लिया था ऑप्शनल। मैंने सोचा कुछ डिफरेंट, ऐसा था मेरा। तो मेरा बैकग्राउंड था बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम एनआईटी कुरुक्षेत्र। तो 2018 में पास आउट किया। उस टाइम पे मैथमेटिक्स में ज़्यादा स्कोर था, तो मुझे लगा कि ऑप्शनल मैथमेटिक्स ही लेना है क्योंकि स्कोर आ रहा है इसमें, लेकिन मेरा इंटरेस्ट नहीं था। तो वो गलती आप मत करना। मैं लक्की था, मेरा फर्स्ट और सेकंड अटैम्प्ट प्रीलिम्स ही नहीं हुआ, तो मैंने थर्ड अटैम्प्ट में मैंने एंथ्रोपोलॉजी चेंज कर लिया ऑप्शनल। तो आप वो ऑप्शनल लेना जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, क्योंकि आपके हो सकता है 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, तो आप लॉन्ग टर्म में बिना इंटरेस्ट के आप उस सब्जेक्ट को फॉलो नहीं कर सकते हैं। तो इंटरेस्ट भी देखना है, कोई भी ऑप्शनल आप चूज कर रहे हैं, साथ में ये भी देख लेना उसके रिसोर्सेज हैं या नहीं अवेलेबल, या फिर कोई गाइडेंस है या नहीं। तो ये सब आप फैक्टर्स कंसिडर कर सकते हैं कोई भी ऑप्शन चूज करते टाइम। बाकी मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था एंथ्रोपोलॉजी में, लेकिन एंथ्रोपोलॉजी के इनफ रिसोर्सेज भी अवेलेबल थे और कहीं ना कहीं स्कोर भी ठीक आ रहा था बच्चों का, तो वही सब फैक्टर मैंने कंसिडर किए थे। कोचिंग लेनी है नहीं लेनी ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्योंकि काफ़ी मेरे दोस्त हैं जिन्होंने कोचिंग बिना कोचिंग किए ही टॉप स्कोर लेके आए हैं। कोचिंग इज ए सब्जेक्टिव क्वेश्चन, अगर लेना चाहते हो तो अपने हिसाब से कंसिडर कर लो, क्योंकि मैं ज़्यादा फेवर में नहीं हूँ। मेरा ये है कि जैसे मैंने तो ग्रेजुएशन टाइम में कुछ नहीं किया, अब सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा तो कोचिंग की ज़रूरत है। मैंने खुद भी नहीं ली है कोचिंग गाइडेंस के लिए ना। अगर चीज़ें जैसे समझ में नहीं आ रही आप खुद से पढ़ के देखो, मतलब कि आजकल तो ऑनलाइन भी बहुत रिसोर्सेज अवेलेबल है, यूट्यूब पे वीडियोस भी मिल जाती है, वो समझ में आ रहा है। तो कोचिंग चीज़ें लाइक कोचिंग लेने वालों का भी होता है नहीं होता, और नहीं लेने वालों का भी होता है नहीं होता। तो आप पे मतलब आपको लग रहा है कि कर ले रहे हो तो कोई नेसेसरी नहीं है कोचिंग। हमने कोचिंग नहीं ली है।
काम करना, मतलब अगर जो क्राउड कोचिंग नहीं ले रहा है उसको गाइडेंस की अगर दिक्कत है तो यूट्यूब पे कोई भी सब्जेक्ट, जैसे हिस्ट्री पढ़नी है तो हिस्ट्री या यूपीएससी ऐसे कुछ लिख के डाल देना यूट्यूब पे। अनलिमिटेड वीडियोज आज के ज़माने में अवेलेबल हैं। अगर यूट्यूब पे भी नहीं मिल रहा, टेलीग्राम पे कोई भी कोचिंग का वीडियोज अवेलेबल है। फर्स्ट रीडिंग बिल्कुल लाइन बाय लाइन करना, जो भी सोर्स आप फॉलो करो। सेकंड रीडिंग करते टाइम आप अंडरलाइन कर लेना या अपने नोट्स बना लेना जो आपको इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे पहले काम करना। फर्स्ट रीडिंग लाइन बाय लाइन करो, सेकंड रीडिंग फिर से करो आप, और उसके बाद में PYQ करो। उससे पता लग जाएगा कि क्या इम्पोर्टेंट है क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, तो वो थोड़ा मोरल सपोर्ट मिल जाएगा। और उसके बाद में फिर आप नोट्स बनाओ। एनसीईआरटी तो पढ़ना ही चाहिए कि लाइन बाय लाइन हमारा बेस नहीं होता, कोई अलग फील्ड से भी हो सकते हैं। तो एक बार तो पढ़ ही लेना चाहिए, उसके बाद में प्रीफर करो खुद के हिसाब से इम्पोर्टेंट अंडरलाइन कर लो, क्योंकि हर आदमी का अलग पर्सपेक्टिव है। कोचिंग वाले ने जो नोट्स बनाए हैं वो जो उसमें जो टीम में जो है उनके हिसाब से वो चीज़ इम्पोर्टेंट है, लेकिन हो सकता है हमें वो चीज़ ऑलरेडी हमें पता ही है तो हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जो चीज़ हमें पता नहीं है और लगता है कि इम्पोर्टेंट है वो हमें अंडरलाइन कर लें या फिर खुद के सेपरेट नोट्स बना लें। सर नोट्स लाइक हम प्री और मेंस बनाते हैं नोट्स, लाइक प्री और मेंस के अलग-अलग नोट्स रहते हैं कि सेम? थोड़ा सा अलग है कि प्रीलिम्स में कहीं एक्चुअल इंफॉर्मेशन भी काम आ जाती है, लेकिन मेंस में हमें उसी चीज़ को इलेबोरेट करके थोड़ा एक्सप्लेन करना होता है, तो थोड़ा अलग है। लेकिन प्रीलिम्स वाले मेंस में भी काम आते हैं। और प्रिपरेशन का तो मेंस और प्री में लाइक 3 मंथ का गैप होता है एग्जाम में, तो फोकस किससे पहले करें, प्री या मेंस पे? दोनों साथ में। मतलब कुछ टाइम 1 साल की अगर प्रिपरेशन चली है तो उसमें स्टार्टिंग का टाइम तो आप मेन मतलब ऐसा पढ़ो, जैसे मैंने बोला फर्स्ट रीडिंग करो, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, तो पहले तो फोकस तो मेंस पे रखो। बट जब 3, 4, 5 महीने बच रहे हैं मेंस को, फिर तो पूरा मेंस पे प्री पे शिफ्ट हो जाओ उस टाइम, तब सिर्फ प्री चलना चाहिए। मतलब आपका पहले से थोड़ा बहुत आंसर राइटिंग और ये सब प्रैक्टिस होनी चाहिए, ये कॉन्फिडेंस रहे कि जब आप प्री क्लियर हो रहा है ना तो ये पता रहेगा कि हाँ कुछ तो मैंने कर रखा है और उसको करते चलो यार। मैम नोट्स लाइक हम नोट्स बनाते हैं किताब की तरह, लाइक पूरा डिटेल में, तो नोट्स कैसे बनाएं? मैंने नोट्स बनाई क्योंकि मैं नोट्स बनाती हूँ तो वही मुझे हर चीज़ इम्पोर्टेंट लगती थी, तो मैं हर चीज़ लिखती रहती थी कि कुछ मिस ना हो। मतलब उसके लिए ये मल्टीपल टाइम्स रिवीजन इसी को बोलते हैं। इतनी बार आप रिवाइज कर लोगे ना उतनी बार नहीं होगा। ये भी सब्जेक्टिव है, किसी पे सूट कर जाता है कोई नहीं करता किसी पे। बाकी जो इम्पोर्टेंट है सब टेलीग्राम पे अवेलेबल है। टेलीग्राम पर मार्का की बाकी उसके लिए हर चीज स्किप कर सकते हो। इंटरव्यू के लिए मैम गाइड करेंगी। तो अभी यहाँ पहुँचने से स्टेज से पहले मेरी भी धक-धक होता है, वो नेचुरल है, मतलब सबको होता है, इंटरव्यू से पहले सबका धक-धक होगा। तो बस क्या है ना कि अभी से वो पर्सनालिटी में बिल्डअप करो, दोस्तों से बात करोगे, चीज़ें करोगे तो अपने आप पर्सनालिटी में वो चीज़ आने लगेगी। तो क्योंकि आपके कुछ दोस्त होंगे जिनके सामने तो आप बहुत ओपन होंगे, तो वही चीज़ें उसको कंफर्टेबल लेवल को थोड़ा और जोन बढ़ाओगे ना तो इंटरव्यू पे आ जाओगे इसमें। और मैम रिवीजन, हाँ रिवीजन क्या होता है कि वो नेचुरल में फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग बहुत बोरिंग हो जाता है। बस वही है कि यार वो अपने आप को मोटिवेट करना होता है। लाइक मेरा क्या था कि जब मैंने लक्ष्मीकांत पहली बार बुक उठाई थी तो मुझे था इतनी बड़ी बुक कैसे पढ़ी जाए। अब इतनी बार वो रिवीजन हो चुका है ना, बुक ऑलमोस्ट पढ़ने की कगार पे है मेरी, लेकिन वो फिर हो जाता है, मतलब पढ़ते रहोगे ना, एक मोटिवेशन रहेगा। एग्जाम देना है, जब देखोगे ना टाइम आ रहा है एग्जाम देने का और लोग पढ़ रहे हैं आसपास, तो अपने आप होता रहेगा वो रिवीजन। एडिशन टू इट एक चीज कर सकते हो आप कि कोई भी जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, ज्वाइन नहीं करनी है टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करनी लेकिन देनी है।
क्या करना है, जब उसका कोई भी टेस्ट हो उससे पहले वो चीज़ हमें पढ़ के जानी है। तो 3-4 आइटरेशन होती है, कोई भी टेस्ट सीरीज लेते हैं उसमें कि पहले मान लो पॉलिटी से स्टार्ट हुआ, फर्स्ट टेस्ट पॉलिटी का है, तो चौथा 5वें बाद में फिर से वो पॉलिटी का टेस्ट आएगा। तो जब वो पॉलिटी का जब टेस्ट आए उससे पहले फिर से पढ़ लो, तो आपका वो रिवीजन हो गया। तो इस तरीके से 3-4 टेस्ट सीरीज उठा लेना अपने हिसाब से, और उस हिसाब से वो मोटिवेशन ही बन जाएगा। और इसके अलावा आप एक चीज कर सकते हैं, मतलब टाइम टेबल बना सकते हो अपना खुद का, उस हिसाब से फिर मैनेजमेंट कर सकते हो। टेस्ट सीरीज के लिए ये है कि जब मेरा 21 वाला प्री क्वालिफाई हुआ था, मैंने उस टाइम एक भी टेस्ट सीरीज नहीं लगाई थी। तो ये भी सब्जेक्टिव है टॉपिक कि टेस्ट सीरीज देनी है नहीं देनी है। तो उस टाइम पे मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर्स बहुत अच्छे से एनालाइज किए थे 2014 से। तो दूसरों को देख के अपनी स्ट्रैटेजी कभी मत बनाना, घबराना नहीं, अपने हिसाब से चीजें करना, और बस दूसरों के अच्छी चीजें वो ले लो, नोट कर लो, और एक स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क का मिक्सचर रखना है। मैम जैसे बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल होते हैं, तो ऐसे कोई एक दो सोर्सेज बता दो जो रेलिवेंट हो और जो आप लोगों ने फॉलो किया। जैसे पता है कोई, मतलब सबके ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। चीज क्या है कि जो भी लोग हैं ना, एक सोर्स रखो हर चीज का, मतलब हर चीज अलग अलग सोर्स से 3-4 जगह से पढ़ के एक टॉपिक आ रहा है, फायदा नहीं है। एक ही सोर्स को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करेंगे ना, वो फायदा है। तो जैसे आप कुछ बोलो, जैसे पॉलिटी का मेरा तो लक्ष्मीकांत एक ही, मतलब मैंने सिर्फ लक्ष्मीकांत की है, तो कुछ लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट के भी मटेरियल कर लेते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का तो मेरा स्पेक्ट्रम था, ऐसे ही सोर्सेज है, मतलब उनको ही मल्टीपल टाइम रिवाइज किया। सेम यही है। ज्योग्राफी मैंने करी थी यूट्यूब से। उसके बाद वरुणाल उनका चैनल हो, वरुणाल से का कोई चैनल है, उसमें रजत है मैम है, तो उनकी 56 नियर अबाउट वीडियोज है, हाफ आवर की। तो वो अच्छी वीडियोज है और यू कैन रेफर दैट। मैंने वहीं रेफर किया, और मैंने कोई कोचिंग नहीं की ज्योग्राफी। तो उनकी स्लाइड से मैं रिवीजन करता था, क्योंकि उन्होंने एनसीईआरटी से ही उठाई थी स्लाइड, जो इम्पोर्टेंट था, तो वो आप कर सकते हो। अदर देन दिस हिस्ट्री भी मैंने ऐसे ही किया था, स्पेक्ट्रम तो है मॉडर्न के लिए, और बाकी 11th क्लास की एनसीईआरटी तो आर एस शर्मा एंड सतीश चंद्रा जो 11th क्लास की एनसीईआरटी वो आप कर सकते हो, मैंने वही फॉलो किया था। इसके अलावा पर्टिकुलर सब्जेक्ट डालते हैं, मैंने प्रेप आईएएस का जो यूट्यूब चैनल है उन पे से, मतलब कुछ क्रैश कोर्स था उनका, क्रैश कोर्स टाइप, तो उनकी वीडियो देखी थी हिस्ट्री के लिए, नियर अबाउट 10-15 वीडियोज हैं, तो आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है। मेरा भी बहुत लेट ओवरकम हुआ था, 4:30 तक आते आते, इससे पहले दोस्ती घूमना सब कुछ। बस मैं ये कहूँगी पूरी तरीके से ना उसको अवॉइड मत करो। फर्स्ट अटेम्प्ट ऐसा था, मैं लिटरली 8 महीने घर से नहीं निकली थी, और बहुत गलत किया मुझे लगता है लाइफ में, क्योंकि दूसरों को देख के अपनी स्ट्रैटेजी वही नहीं बनानी चाहिए। तो फर्स्ट उससे रियलाइज किया, बाद में सेकंड में आते आते दोस्त मेरे इतने कर दिए, मेरा सिम कार्ड जो था नंबर चेंज हो गया, और वो नंबर अभी जिसके पास है ना उसके पास सारे कॉन्ग्रेचुलेशन के बहुत सारे मैसेज आए हैं, मुझे ऐसा पता चला उसके बाद। तो ये था, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट ऐसा निकाला। सेकेंड और थर्ड्स में मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की थी, उससे पहले मैं घर रह के पढ़ती थी, तो लाइब्रेरी में दोस्तों से मिली। उस टाइम पता चला ORN का मतलब ओल्ड राजेंद्र नगर होता है, मुझे नहीं पता ORN किसको बोलते हैं। तो इतना मैं जोन्ड आउट थी लोगों से। तो मतलब सोशली इंटरेक्ट करो, बस उस चीज को लिमिट करो, मतलब हाँ अपने आप को रिवॉर्ड दो, घूमने जाओ, बाहर भी जाओ, बस ये है कि बहुत ओवर नहीं कर लेना, लेकिन सब कुछ करते रहना, तभी वो थोड़ा बैलेंस रहेगा ना, मेंटली भी स्टेबल रहोगे कि हाँ पढ़ते रह रहे हैं और सोसाइटी से कट ऑफ नहीं करना बिल्कुल इंसान। उसके बाद 2-3 रिवीजन इनके करना, और इन्हीं को ही फिर फॉलो बेस बना के रखना, तो यही एट द एंड मेंस में काम आएंगे और प्रीलिम्स में भी काम आएंगे। न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी न्यूज़पेपर फॉलो करना, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर एक ही न्यूज़पेपर तो चल रहा है मार्केट में, वो नहीं, कोई भी फॉलो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस भी बढ़िया है, दूसरा आपको पता है कौन सा है? इंडियन एक्सप्रेस भी, हिंदुस्तान टाइम्स भी बढ़िया है, टाइम्स ऑफ इंडिया भी बढ़िया है।
ऑप्शनल का तो यही है, वही इंटरेस्टिंग जैसा बोला गया, क्योंकि ऑप्शनल मैंने जब लिया था थोड़ा बहुत देख के ऐसा हुआ कि यार ये कुछ भी ऑप्शनल मिलेगा हम तो कर लेंगे वाला, लेकिन बाद में आते आते होता है कि बहुत लंबी जर्नी भी हो सकती है, शॉर्ट भी हो सकती है। ऑप्शनल ऐसा रखना जो आपके लॉन्ग टर्म तक रहे, उसको बार बार पढ़ो। वही रिविजन, क्योंकि आपने बोला बोरिंग होता है, नो डाउट होता है, तो ऐसा ऑप्शनल जो आप मल्टीपल टाइम्स लास्ट तक रिविजन के लिए रख सकते हो, वो ऑप्शनल आपका ऑप्शनल होना चाहिए। ऑप्शन बी रखना है, क्योंकि अगर हम ऑप्शन बी रखते हैं तो हमें कहीं ना कहीं लगता है कि अगर ऑप्शन ए है तो हमें पर अगर ऑप्शन ए का फेल हो जाता है तो हमारे बैकअप में रहेगा ऑप्शन भी आएगा तो फर्स्ट सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में नहीं रखना चाहिए। वही उसके बाद आपके पास एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, तो फिर ऑप्शन बी पे जाया जा सकता है। और क्या होता है, हम यूपीएससी दे रहे हैं तो कुछ एग्जाम दे रहे हैं, सीडीएस है वो हम दे सकते हैं, सीएपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट वाला एग्जाम है, वो सब भी देते रहो, वो भी एक ऑप्शन बी की तरह थोड़ा सा कहीं वर्क करता है। एट द एंड सबका गोल तो सिविल सर्विसेज है, बट ऑप्शन भी कुछ टाइम बाद आप उस पर जा सकते हैं। मैम ग्रेजुएशन के वजह से कभी तैयारी अगर करने का सोचते हैं, जैसे ग्रेजुएशन का ही पढ़ाई करनी हो और 3-4 घंटा इसके लिए निकाल सकते हैं, तो लेकिन मैम जब 3-4 घंटा पढ़ाई करते हैं तो उसके बाद दोस्त करते हैं या फिर परिवार वाले कहते हैं कि 3-4 घंटा पढ़ने से क्या होगा यूपीएससी, तो मतलब